उसका राइट नी डिसलोकेट हो गया। हम 6 घंटे वहाँ पर इमरजेंसी में बैठे रहे क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। हमसे गलती हुई कि हमने पहले ये नहीं ली। Hello everyone, welcome back to the channel after a long time. हाय, हाउ आर यू गाइस? वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कहीं नहीं गए हैं, हम वापस आ गए हैं। थोड़ा सा पॉज लगा था, उसका एक कारण है, आप लोगों को वही डिस्कस करने के लिए आज हम बताने के लिए आए हैं चैनल पे। और एक्चुअली अल्बर्टा हेल्थ सिस्टम के बारे में हम थोड़ा कुछ बताएंगे आपको, और हमारे साथ क्या हुआ वो भी बताएंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो पता नहीं इतना उदास होकर वीडियो क्यों बना रही है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। हाँ, तो अब सब कुछ ठीक है, तो पर उस टाइम पे बहुत टेंशन। सो हुआ ये था कि 9 फरवरी को सुबह बस स्टॉप पे हम बच्चों को छोड़ने गए थे स्कूल जाने के लिए। तो जो मेरा बड़ा बेटा है महिम मैंडी, उसका वो ब्लैक आइस पे स्लिप हो गया और उसका राइट नी डिसलोकेट हो गया स्लिप होने की वजह से। और ये सुबह हुआ लगभग 8 बजे के आसपास। थैंकफुली क्योंकि हमारे सामने हुआ तो हम इमीडिएटली उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर जो है लेके जा सके। हम वहाँ पहुँचे तो लगभग हम 6 घंटे वहाँ पर इमरजेंसी में बैठे रहे क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम स्लो है और वहाँ पर पहले से ही भीड़ थी और इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितनी लगी है या नहीं लगी है। उनका मेन जो प्रायोरिटी वो होती है जिसका लाइफ और डेथ का सिचुएशन हो, उसी को वो प्रायोरिटी देते हैं, नहीं तो बाकी सब लाइन में आओ चाहे दर्द कितनी भी हो रही हो। तो यहाँ पर हमारे को 6 घंटे लगे, लगभग 2 बजे तक दिन में एक्सरे हो गया और डॉक्टर ने हमारे को ये बोला कि हम इस समय इसको स्प्लिंट बनाएंगे एक और क्रचेस देंगे। हमारे को उन्होंने रेकमेंड किया दूसरे हॉस्पिटल के अंदर और बोन स्पेशलिस्ट जो था, मतलब सर्जन था, उसको रिकमेंड किया। और यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा ना डर भी लगा बिकॉज उन्होंने बोला कि हो सकता है इसकी सर्जरी ना हो। एक्चुअली महिम का अब से 1.5 साल पहले भी एक बारी इंडिया के अंदर साइकिल चलाते हुए डिसलोकेट हो गया था लेफ्ट वाला नी। तो हम इस सिनेरियो से गुजरे थे, राइट। तो हमारे को थोड़ा सा ना इसके अंदर घबराहट हुई कि कहीं सर्जरी ना हो, ऐसा ना हो कि सर्जरी करवानी पड़ जाए। मतलब एज सच यहाँ पर एक्सपेंस की तो कोई टेंशन है नहीं है क्योंकि यहाँ पर हर ट्रीटमेंट जो है वो फ्री होता है, लेकिन किस तरीके से डिले हो सकता है या नंबर कब तक आएगा, यू नेवर नो। तो हम दूसरे हॉस्पिटल गए। हम वहाँ पर पहुँचे लगभग 1 घंटे के बाद, यानी लगा लो आप 3 से सवा 3 बजे के आसपास। और हमारी एडमिशन उन्होंने कर दी लगभग 30 to 35 मिनट्स के बाद और हमारे को एक रूम दे दिया, जो कि ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इट वाज अ सुपर डीलक्स रूम, जो कि एब्सोल्युटली फ्री दिया उन्होंने। बहुत बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है यहाँ पर मेडिकल, क्योंकि कार्ड हमारा बना हुआ है एंड बिकॉज मेडिकल इज़ फ्री। बहुत अच्छा रूम था वो। बस थोड़ा डिले करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा तो उसके ऊपर भी आएंगे। तो हम उस रूम के अंदर गए तो स्प्लिंट बंधा हुआ था और उसके थोड़ी देर के बाद हमारे से नर्स ने आके जो है वहाँ पर सारी डिटेल्स ली हमारे कि इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है एग्जैक्टली। स्प्लिंट खोल के उन्होंने थोड़ा सा चेक किया और उसके बाद वो चला गया ये बोल के कि आप अभी डॉक्टर आएंगे और वो देखेंगे। अब इसके बाद होती है एक लंबी वेट की शुरुआत। हम वहाँ पर 3:30 बजे कमरे के अंदर थे और लगभग 4:15 बजे एक डॉक्टर, जो कि शायद अभी ट्रेनिंग के अंदर थी या प्रॉब्ली अभी उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग ही चल रही थी, ओजेटी चल रही थी, और उसने आके चेक किया। उसके साथ एक और डॉक्टर आया, वो भी ट्रेनिंग डॉक्टर था, उसने भी आके चेक किया। तो हमें ऐसा लगने लग गया कहीं हमारा बच्चा किसी स्टडी का सब्जेक्ट तो नहीं बन गया है। ये भी फीलिंग आनी शुरू हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद फिर से नर्स आया, मतलब इट वाज अ लेडी, इट वाज अ मेल नर्स।
उसने आके दोबारा से चेक किया। फिर एक और मेल नर्स आया, उसने आके फिर उसके साथ दोबारा से चेक किया, और फिर उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि ये एग्जैक्टली क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या ये ऐसे है या वैसे है। सो वो परमिटेशंस कम्बिनेशंस लगा रहे थे अपनी स्टडीज के हिसाब से, और जैसे लग रहा था कि ऑन जॉब ट्रेनिंग ही चल रही है। लगभग 2 घंटे के बाद हमें पता लगा कि महिम का एक्सरे दोबारा से होगा। अब चक्कर यह है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो आयरनी है वो ये है, महिम ने सुबह 7:15 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ था, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि कहीं सर्जरी ना करनी पड़े, तो उन्होंने बोला कि ये खाएगा कुछ नहीं। और 5:15 बज चुके थे, तो आप लगा लो कि सुबह से लेकर 10 घंटे हो चुके थे, बच्चे ने कुछ नहीं खाया हुआ ना था, पानी पी सकता था और ना पानी कुछ, भी नहीं पी कोई सकता लिक्विड था, भी नहीं। हाँ, लिक्विड भी नहीं, राइट। तो अब इसका एक्सरे हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि इसका एक्सरे तो वहाँ पर हो ही गया था। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक बार ये एक्सरे और करवाएंगे देव किसी और एंगल से, ताकि वो पता लगे एग्जैक्टली कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है। 5:15 5:30 के आसपास एक्सरे हुआ, और उसके बाद वी अगेन स्टार्टेड वेटिंग। हमें वापस रूम में लाया गया, और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि सर्विस बहुत अमेजिंग है। मतलब आपको इस तरीके से ट्रीट किया जा, इसकी सर्विस दी जाएगी इस लेवल की कि आप किसी 5 स्टार के अंदर हो, राइट। अब हम फिर से वेट करना शुरू हुए, और वहाँ पर एक एक सिंगल सीट थी, जो कि उसको बाहर खींच के आप एक बेड बना सकते हो सिंगल। तो शैली तो वहाँ पर लेटी, क्योंकि ये भी थकी हुई थी सुबह से। ये मेरे से भी पहले की उठी हुई थी, बिकॉज इसको ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों का रेडी करना होता है। लगभग 5 बजे 5:15 की उठी हुई थी, और मैं भी वहाँ बैठा, तो बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मतलब इट वॉज काइंड ऑफ अ पावर नैप, 30 मिनट 40 मिनट की लगा लो आप। और उसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मेल नर्स आके अपडेट दे रहा था कि अभी ऐसे होने वाला है, अभी वो एक्सरे की रिपोर्ट गई है, डॉक्टर उसे चेक कर रहा है। एक्सरे की रिपोर्ट चेक होने के बाद एक डॉक्टर और आया, उसने चेक किया, और उसने बोला इसकी ना MRI होगी। और MRI रात को 11 बजे तक होती है, तो अभी करीबन 9 बजे हैं, तो देर आर चांसेस कि MRI अभी हो जाएगी। तो हमने कहा चलो आज पूरा दिन लग ही गया, तो एटलीस्ट काम तो हो जाएगा और पता तो लग जाएगा। उन्होंने बोला MRI देखने के बाद ही बता पाएंगे आपको कि इसका ऑपरेशन हुआ कि नहीं होगा। वेरी गुड। तो हमने बोला कि अगर सर्जरी होनी होगी तो क्या आप आज ही कर दोगे? उन्होंने बोला हाँ, मतलब और बच्चे को कुछ खिलाना नहीं है, लेकिन पानी भी नहीं पिलाना, क्योंकि सर्जरी हो सकती है। हमने कहा जी कोई बात नहीं। खैर करते करते 9 बज गए थे, बच्चे ने कुछ नहीं खाया हुआ है, राइट। एंड आई केप्ट ऑन गोइंग आउटसाइड। मैं पता करने जाता रहा, अपडेट लेने की MRI कब तक होगी, 11 बजे तक है, डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, तो कैसे होगा। उन्होंने बोला कि अभी आपको ना बताते हैं थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि MRI उन्होंने रेस कर दिया ऑर्डर, और 11 बजे तक होते हैं, तो हो सकता है अभी हो जाए। ओके, 11:30 बज गए और MRI नहीं हुई। और मैंने उनको आके बोला भाई 11:30 हो गए, MRI नहीं हो रही, अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि अब तो स्टाफ जा चुका है। तो मैंने कहा बच्चे को घर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं, कैसे करें मतलब। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जब तक MRI नहीं होगी आपको रुकना यहीं है ओवरनाइट। मैंने शैली की तरफ देखा, मैंने कहा यार, तो मैंने कहा बच्चे को कुछ खिला दे। उन्होंने बोला नहीं, बच्चे को खिलाना कुछ नहीं है, क्योंकि सर्जरी हो सकती है, डॉक्टर और आके देखेगा अभी। और क्योंकि हैविश भी घर में अकेला था, हमें इस बात तो की बहुत टेंशन वो भी थी। टेंशन थी हो रही थी कि हैविश अकेला था घर में। फिर हैविश से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बात कर रहे थे। वैसे वो थैंकफुली, डरता नहीं है, हाँ, पर फिर नहीं, भी अकेला तो था। डरता तो नहीं खाना है, एक्चुअली मैं बना के गई हुई थी, तो भी वो भी दिक्कत नहीं हुई, सारा मैं रख के गई हुई थी इसके बस लिए। थैंकफुली यही था कि हाँ। खाना बना हुआ था, तो उसने गर्म कर लिया। और हैविश अकेले नहीं डरता है। हैविश को आप हॉरर दुनिया की सबसे बड़ी हॉरर मूवी दिखा दो रात को 12 बजे कमरे में अकेला बंद करके, हैविश देख लेगा। भूत डर सकता है हैविश ने। तो थैंकफुली ये भी कोई टेंशन नहीं थी। तो क्या हुआ कि लगभग 1 बजे के आसपास सुबह, और डॉक्टर आए 2, और उन्होंने आगे चेक किया। उन्होंने वही रूटीन चेकअप किया जो पहले वाले डॉक्टर्स करके गए थे। और उन्होंने एंड में बोला कि ना इसकी ना MRI होगी,
तभी हम बता पाएंगे सर्जरी होगी कि नहीं। तो मैंने ना पूछ ही लिया, मैंने कहा यस वी हैव बीन हियरिंग दिस सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, दैट the MRI has to happen and it was supposed to happen by 11 o'clock, but it didn't happen. And the child has not eaten anything since morning. Can we give him something to eat now? Because it's already 1:30. तो 1 बज चुका था, सॉरी। उसने बोला कि हाँ जी, आप इसको कुछ खिला दो पिला दो, और MRI ना कल ही होगी इसकी। और मैंने बोला जो इतनी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सुबह तक वेट करी है, ये दोबारा करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि कल हम आएंगे तो हमारा नया नंबर लगेगा, आप हमें डिस्चार्ज कर दोगे तो उसने बोला कि नहीं नहीं, इतनी लंबी लाइन नहीं होगी, मैं इसमें लिख के दे रहा हूँ, कोई लाइन में आपको वेट नहीं करना है, आना है, टाइम आपको सुबह वो बता देगा फ़ोन करके कितने बजे, और उतने बजे आके सीधा आपने आके बैठना है और फटाफट से MRI करा के चले जाना है। मैंने कहा शुक्र है, पॉइंट क्लैरिफाई कर लिया। और मैं आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मैं तो एक एक पॉइंट उनसे पूछ के अपने सारे रिस्क मिटिगेट करने के चक्कर के अंदर हर क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने उससे दोबारा कंफर्म किया, मैंने बोला श्योर डू वी हैव टू नोटिफाई दिस एनीवेयर एल्स, कि सुबह आके हमें नंबर ना लगाना पड़े, इतना लंबा लाइन ना लगानी पड़े। उसने बोला नहीं नहीं, यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है, चेक करवाना है एक बारी। तो जो बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठी हुई थी, नर्स बैठी हुई थी, उसने चेक किया, मेरे से डबल चेक किया कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट है। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो उसने मुझे यूँ किया, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू विल गेट अ कॉल इन द मॉर्निंग। हम खुश। खैर हम 1:45 बजे के करीब सुबह घर पे आए, और सुबह 8 या 9 बजे के आसपास से हमने वेट करना शुरू कर दिया कि भाई अभी कॉल आने वाला है हमारे को, और हम इसको MRI के लिए लेके जाएंगे। करते करते दोपहर के ना 3 बज गए। तो मैंने फ़ोन मिलाया हॉस्पिटल में, भैया कि अभी तक MRI के लिए कॉल नहीं आया है। तो उसने बोला मेरे को ना चेक करने दो 2 मिनट। और एक तो ना ऑसम बड़े बोलते हैं यहाँ पर आप किसी को बोलो, I said my son's knee got dislocated. So you know he had an MRI that was supposed to happen today for him. Let me check. So did you get admitted him? Yes. Was he admitted yesterday? I said yes. Okay. And was he discharged last night? I said yes. Awesome. So मैं अपने दिल में सोचूं awesome क्या है इसमें भाई, कि लगी है उसको चोट। तो खैर उसने बोला आपकी ना MRI कैंसिल हो गई है। मैंने पूछा व्हाट, क्यों? तो कहती है कि आपकी ना MRI इसलिए कैंसिल हो गई है क्योंकि ना आपको रात को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। जो डॉक्टर है ना उनको पता नहीं है कुछ, अगर आप डिस्चार्ज कर दो ना तो जो ऑर्डर रेस किया होता है ना आपकी टेस्ट के लिए वो कैंसिल हो जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर को ये पता चीज़ नहीं पता थी, पता नहीं थी क्योंकि हम इतना कंफर्म करके आए वहाँ से। अब मैं उस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बड़ी खुश है आगे से कि उसने मेरी एक बढ़िया हेल्प की। मैंने बोला थैंक यू सो मच, यू बीन वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव। नाउ हाउ डू आई गेट दिस रीइंस्टेटेड, बिकॉज दिस हैज टू हैपन, एंड ओनली यू कैन हेल्प मी बिकॉज यू सीम टू बी एक्सपीरियंस्ड। अब जैसी मैंने ये बात बोली भाई, उसने बोला 2 मिनट रुक जा, मैं अभी सारे डिपार्टमेंट के अंदर फ़ोन घुमाती हूँ। तो खैर उसको काम पे लगाया हमने, और उसने मुझे 15 मिनट के बाद दोबारा कॉल किया। उसने बोला कि मैंने सब जगह कॉल करके ना पता कर लिया, MRI आज तो नहीं होगी तेरी, लेकिन मैंने ना ऑर्डर रीइंस्टेट करवा दिया तेरा। तो लगभग उसने 5 बजे फ़ोन करके मुझे ये बोला। तो मैंने भी उससे बोला, मैंने कहा ऑसम, यू आर जस्ट अमेजिंग, एंड यू नो व्हाट, आई थिंक हैड इट बीन समवन एल्स, उसने हमारे को इतनी हेल्प नहीं करनी थी। बस उसके आंसू ही नहीं निकले। खैर इतनी खुश थी वो कॉल के ऊपर, बट उसने रियली हमारी हेल्प करी। अब उसके बाद उसने भी बोला कि अगले दिन सैटरडे संडे है। तो मैंने उसे बोला कि सैटरडे संडे को MRI हो सकती है। शी सेड अब यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, कभी भी आ सकती है कॉल, तो तैयार रहना। हमने बोला चलो ठीक है। अब सैटरडे संडे हुआ, सैटरडे संडे में कॉल नहीं आई। हमने 1-2 बारी फॉलोअप किया तो उन्होंने बोला कि सैटरडे संडे को तो डिपार्टमेंट ही बंद है, तो नहीं हो सकता है, पर आपका ऑर्डर रीइंस्टेटेड है। तो हमें थोड़ी बहुत तसल्ली थी। अब आया मंडे। अब हमें था कि मंडे को ना कभी भी कॉल आ सकती है कि इसकी MRI होनी है। तो हमने स्कूल के अंदर तो इसके फ़ोन करके बोल ही दिया था कि ये आएगा नहीं, इसके पैर में चोट लगी हुई है। उसने भी बोला आगे से ऑसम,
फॉर इन्फॉर्मिंग। तो एक तो ऑसम तो मैंने बोला भाई इसमें ऑसम क्या है, मैं तब भी यही सोचा, मैंने कहा यार चोट लगी है उसको, छुट्टी कर रहा है वो स्कूल में, लेकिन खैर एनी हाउ दिस इज हाउ दे कम्युनिकेट। तो अब मंडे को भी कॉल नहीं आया, तो मैंने दिन में 1-2 बारी इनसे फॉलोअप किया। उन्होंने बोला नहीं है, हमारे को डेट मिल रही है, वो डेट तो वही बताएंगे, फलाना ढिमकाना। और अब तक ना हम परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि महिम का नी काफ़ी इतना स्वेल्ड अप था। बहुत ज़्यादा। इंडिया में क्या हुआ था एक्चुअली कि इसको उसी टाइम प्लास्टर वगैरह कर दिया था, तो इसलिए हमारे को था कि यहाँ पर भी इनको कास्ट में तो डाल ही देना चाहिए था। तो खैर उन्होंने नहीं किया। तो ट्यूसडे को मैंने सुबह सुबह दोबारा से कॉल किया उस लेडी को। तो शी सेड कि उस लेडी को नहीं, एक्चुअली जिसने भी उस डिपार्टमेंट में उठाया, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि ये काफ़ी डिले हो चुका है मामला। तो उसने बोला कि यू नो आई नो यू आर कंसर्न, लेकिन ये लाइफ और डेथ का मामला नहीं है, तो इसलिए ना वो अपनी पेस के हिसाब से ही होगा। सुन के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही है। उसके बाद उसने बोला मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। उसने मुझे करीबन 12 बजे फ़ोन किया था, 11:30 बजे के आसपास, सॉरी, है ना। मैं कहीं बाहर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे क्या तुम लोग 12:30 बजे के करीब लेके आ सकते हो इसको। तो मैंने बोला बिल्कुल लेके आ सकते हैं। तो उसने बोला एक अपॉइंटमेंट है जो कि शायद बीच में कहीं कैंसिल हुई होगी, हम इसको उसके अंदर उसकी अपॉइंटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। मैंने शहरी को एकदम से फ़ोन किया, मैं कहा फटाफट से रेडी कर इसको, और अब मैं आते ही इसको लेके चलते हैं। हम उसको लेके पहुँचे वहाँ पर, तो करीबन आधे घंटे के बाद इसकी MRI उन्होंने कर दी बहुत आराम से। और उसके 1-1.5 घंटे उन्होंने बोला कि अब ये रिपोर्ट अपलोड होगी, आपको फ़ोन आ जाएगा कि कब डॉक्टर से इसकी अपॉइंटमेंट है। MRI वही पहले वाले हॉस्पिटल में हुई जहाँ पे इमरजेंसी में हम सबसे पहले गए थे, हाँ। वही MRI हुई इसकी। तो उन्होंने बोला कि इसकी MRI को मतलब चेक करके आपको कॉल आ जाएगा कि डॉक्टर से आपको कब मिलना है। घर आ गए और अगले दिन ही कॉल आ गया था, या उन्होंने उसी टाइम बता दिया था, सॉरी, कि फ्राइडे की अपॉइंटमेंट है, फ्राइडे को आ जाना। उन्होंने उसी टाइम अपॉइंटमेंट दे दी थी। हम वो दूसरे वाले उसी हॉस्पिटल में थी। हाँ, तो हम फ्राइडे को गए, वहाँ पर बिल्कुल टाइम से पहुँच गए। हमारी अपॉइंटमेंट थी 1 बजे की, और थैंकफुली हमारा 3 बजे तक नंबर आ ही गया। और उन्होंने MRI वगैरह चेक करी, सब देखा, उसने इसको करा, और उसने बोला कि इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, थैंकफुली। ये जो आप देख रहे हो ये फॉर्म है। एक्चुअली कनाडा के अंदर ना मेडिकल आप ट्रीटमेंट कराने जाते हो, बिकॉज इट इज़ फ्री, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये व्हाट आई एम सीइंग इज़ अ काइंड ऑफ अ टाइम एंड मोशन फॉर्म, राइट। इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है वी वांट टू इम्प्रूव आवर पेशेंट्स एक्सपीरियंस, कि कितना टाइम आपको वेटिंग में लगा, एंड समबडी इज गोइंग टू कोलेक्ट दिस डेटा। पता नहीं इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, बट दिस इज़ एन एफर्ट टूवर्ड्स इम्प्रोवाइजिंग द सर्विसेज एंड रिड्यूसिंग द एवरेज हैंडलिंग टाइम पर पेशेंट। तो मैंने अपने दिल में सोचा, मैं कहा 9 तारीख से लेकर 17 तारीख हो गई, इलाज कुछ नहीं हुआ है। हम घर ले आए भाई, और उसके बाद 2-3 दिन महिम ने रेस्ट किया, और उसके बाद स्कूल जाना शुरू भी कर दिया। तो बिना इलाज के यहाँ पर महिम जो है वो ठीक हो गया। कोई दवाई नहीं, कोई एक दवाई सिंगल नहीं। दवाई नहीं। बच्चे का पैर इतना फूल के, इतना मतलब इतना वो स्वेलिंग होके, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, लेके जाओ घर। और माँ को आ रहा था गुस्सा, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का दिल करेगी गिरेवन पकड़ दूं उनका, है, भाई कुछ और तो करो। कुछ तो करो कि मेरे बच्चे का पैर सूजा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, इसको ले जाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, और थोड़े दिनों बाद इसको एक फिजियोथेरेपी के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पे इसको लेके जाओ। तो हमने उनसे थोड़ी बहुत बात करी कि हमें पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ आपको पे करना पड़ेगा, आपकी अगर बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस का कि इंश्योरेंस के, या तो फर्स्ट 7 डेज तो शायद वो फ्री देंगे, फर्स्ट 7 सिटिंग्स जो कि और उसके बाद वो चार्ज करेंगे। उन्होंने तो डॉक्टर ने कहा कि आपको, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी एक्सरसाइज होती है, 1-2 सिटिंग लो, और एक्सरसाइज जो वो कराते हैं वही घर में कंटिन्यू करो। तो अभी तक
फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। महीम ने अपना पैर जो है वो एक हफ्ते के अंदर ही 90 डिग्री तक मोड़ लिया है एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज क्योंकि कर पहले करके। वाले डॉक्टर जो इंडिया में जब हुआ था तो जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई थी वो भी उसने करी है, जैसे वो हमें Right. पता ही था कि क्या करना है। एंड थैंकफुली ही इज एब्सोल्युटली फाइन और बहुत ठीक ठाक है। सही है, और बिल्कुल। हाँ, अब स्कूल जा रहा है। अब आते हैं कि इसके अंदर कुछ चीजें फ्री नहीं भी हैं, जैसे कि उन्होंने क्रचेस और स्प्लिंट हाँ, दिया। थोड़े दिनों बाद हमने पूछा था कि वो ये फ्री है, तो थोड़े दिनों बाद हमें ये लेटर पहुंचा। उसमें उन्होंने बोला कि भाई कितने का है ये, $66 आपको $66 पे करने पड़ेंगे। राइट। अब $66 पे करने पड़ेंगे। और क्रचेस हमने एक दिन भी यूज नहीं करी, स्प्लिंट शायद 2-3 दिन यूज किया होगा, ठीक है। तो बल्कि एक क्रच हमारी पहले वाले हॉस्पिटल में रह भी गई थी, लगी तो दूसरे वालों ने हमें फ्री दे दी क्योंकि क्योंकि कोई बात नहीं, यहाँ भी छोड़ के गया था। हाँ, ले जाओ। हाँ। तो फिर मैंने इन लोगों को कॉल किया। मैंने कहा यार ये जो आपने बोला है, मैं नया इमिग्रेंट हूँ, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट बना दो, $5 हर महीने, मासिक आसान किस्तें। $5 हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा भाई 12 मासिक आसान किस्तें बना दो, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट है ये। हाँ। तो हमने वो इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली। तो हर महीने $5 हमारे कट जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है हमारे अकाउंट में से। हमें झटका लगता है, लेकिन जोर का झटका धीरे से लगता है। लेकिन ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। एक चीज है कि सब लोग बोलते हैं कि अल्बर्टा का हेल्थ सिस्टम खराब है, ये है वो है। हाँ, आपको वेट जब करनी पड़ती है गुस्सा आता है, नो डाउट। और जब आपको लग रहा है ना आपके बच्चे को या किसी को भी, आपके नियर डियर को किसी को भी तकलीफ हो रही है और इलाज मिलने में डिले हो रही है, तो वो थोड़ा सा आपको गुस्सा आता है ज़रूर। पर जब वो ट्रीटमेंट आपको देते हैं तो वो इतना सेटिस्फैक्टरी होता है और इतनी अच्छे से हर चीज़ की जाती है, मतलब पैसे उन्होंने लेने नहीं किसी चीज़ के, तो जो 100% वो अपना 200% देते हैं। राइट। और आपको मतलब अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ये हमने यहाँ पे जो ये हमारा एक्सपीरियंस है, और ये ट्रूली हम दोनों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो हमने फेस किया है यहाँ पे। तो इससे हमें और किसी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हमें नहीं पता, पर ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हमने आपके साथ ट्रूली शेयर किया है। और हम खुश हैं कि अच्छे से हुआ सब कुछ। हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं हुई, झेलनी पड़ी, बस थोड़ा वेट टाइम था जो हमें थोड़ा सा बॉदर कर रहा था बस। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में हो गई एमआरआई को लेके, जो और एमआरआई भी बेसिकली जो उन्होंने करी है, उन्होंने एडवांस्ड एमआरआई करी है इसकी, ताकि एक एक एंगल से इसका पता लगे कि सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। और जबरदस्ती सर्जरी नहीं कर दी, हाँ, क्योंकि सब कुछ फ्री है ना। हाँ, तो इसलिए, और वही है, मतलब देर है अंधेर नहीं है। हाँ, कि भाई जबरदस्ती कर दो। हाँ, हाँ, भाई चलो कर पैसे दो। आ रहे हैं। हाँ, हाँ, भाई वो चीज़ नहीं है। 30,000 रुपये लगेंगे जी, ऑपरेशन है, और अभी सीरियस तो है। जो सीनियर डॉक्टर थी ना, उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो तब देखेगी अगर उसे इस एमआरआई में कुछ दिखता है, तब वो मिलेगी आपसे आके, वो खुद बुला लेंगे आपको। हमने कहा भाई ठीक है, हमें जाने दो घर। हाँ। हमें किसी को नहीं मिलना, मतलब डॉक्टर से तो बिल्कुल नहीं मिलना। और उन्होंने बोला कि अगर जरूरत होगी तो फोन आएगा, नहीं तो फोन भी नहीं तो आएगा। फोन नहीं आएगा। और हाँ, फोन आया नहीं है कोई हमें, हमें जरूरत नहीं है फोन आने की। और वो ठीक हो गया बिल्कुल। वो ठीक है, स्कूल जा रहा है, अपना सब काम कर रहा है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। ब्रेसेस हमने इसको लेके दिए हैं, अभी थोड़े टाइम इसको वो यूज करने पड़ेंगे। और कनाडा में अब एक चीज हमारे को लर्निंग है कि, एंड पीपल हु आर वाचिंग इन कनाडा, जो कि कनाडा के अंदर बैठ के देख रहे होंगे, ऑफ कोर्स जिनको पता है उनको तो पता ही है, कि अपने जूतों पे ना जब ब्लैक आइस होती है, आइडली जब आप बाहर जाते हो तो आपको अपने जूतों के नीचे ना कॉस्को से मिलते हैं बहुत बढ़िया स्पाइक्स होते हैं, जो कि आप रबड़ की तरह वो आपके शूज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, एंड दैट इज़ एन एंटी स्लिप सॉल्यूशन। उसमें आप स्लिप नहीं करोगे। मैं दिखाती हूँ कौन से होते हैं। हाँ, तो शैली दिखाएगी आपको वो किस तरह के होते हैं। ये है, ये जूते की ना नीचे लग जाती हैं ऐसे, शू के ऊपर ग्रिप आप लगा लो। और ये ना बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। हमसे गलती हुई कि हमने पहले ये नहीं ली, जो कि हमें हमारे फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने रिकमेंड भी किया था कि ये ज़रूर लेना। और हमने कहा चलो चल तो रही है काम, वो बहुत बड़ी भारी कीमत देनी पड़ जाती,
शुक्र है सब ठीक हो गया। पर और किसी के साथ ना हो इसके लिए आप ये ज़रूर अपने शूज़ पे लगाएं। बिल्कुल ये कॉस्को में मिलता है और ये वॉलमार्ट में भी मिलती है, पर कॉस्को में अच्छी मिल जाती है डील। ऐसा नहीं है कि शूज एंटी स्लिप नहीं थे, लेकिन ब्लैक आइस के ऊपर वो हाँ। ग्रिप जो है ना उसकी ग्रूव काम नहीं करेगी। बिल्कुल शाइनी आइस होती है ना, जो यहाँ पे ब्लैक आइस बोलते हैं उसको। वो होता क्या है कि जब आपका टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है, लगभग 8 डिग्री या 0 डिग्री या -1 2 तक पहुंचता है, तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है और फिर वो इमीडिएटली रात को वो -10 -15 हो जाता है, तो वो बर्फ की सिल्ली की तरह जम जाती है और वो बहुत स्लिपरी हो जाती है। बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो उस पर नॉर्मल शू जो है, विंटर शू ही है, पर वो भी स्लिप कर गया। तो ये थी हमारी आज की अपडेट देना था हमको, अपडेट देना था आपको। इसीलिए हम माइंड थोड़ा सा अपसेट हो रखा था, किसी चीज़ में लग नहीं रहा था दिमाग। अब बच्चा सब कुछ सब ठीक है, सब चीज़ ठीक है। थोड़े बीच में वीडियो बने हैं तो वो थोड़े से और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपको देनी है और बहुत सरप्राइजेस भी आएंगे वीडियोस में। आप जरूर बने रहें। यस, गुड सरप्राइजेस। और आप हमारे वीडियो थोड़े से बैकडेटेड जो है वो इकट्ठे हो रखे हुए जो चलेंगे, तो आप थोड़ा सा और अब रेगुलर आएंगे। अब रेगुलर आएंगे और आप बने रहें हमारे साथ इसी तरह से। हमारे लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हम भी याद करते हैं आप लोगों को, सबको दुआएं देते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। दुआ में याद रखना। जी, बाय।